हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम दीपशिका सिंह है। मेरे यूट्यूब चैनल दीपशिका जीएस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल कुछ चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली थी। हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉलिटी का, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ बनी थी जिसकी वजह से हमारे देश के संविधान का निर्माण किया गया था। तो उसमें हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, ठीक है, उसमें हमने कुछ पॉइंट कवर कर लिया था। जैसे कि हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कंप्लीट कर लिया था। फिर 1781 का संशोधन अधिनियम भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज उसी के आगे की बात होगी। उसके आगे आएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कल की क्लास को थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी थी, उसकी स्थापना 1600 में की गई थी। 1608 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने उनको पूरब के देशों के साथ व्यापार करने के लिए एकाधिकार दे दिया था। उनका मतलब एकाधिकार का मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़कर कोई दूसरी कंपनी पूरब के देशों के साथ व्यापार करने नहीं आएगी। तो वो जब उन्होंने जारी किया था 1608 ईस्वी में, तो सिर्फ 15 वर्षों के लिए दिया गया था। लेकिन 1609 में जेम्स प्रथम ने, जो वहाँ के सम्राट बने थे, उन्होंने क्या कर दिया, उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया कि आप व्यापार का जो एकाधिकार है, आप आराम से जाकर पूरब के देशों के साथ व्यापार कीजिए, तब तक ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी व्यापार करने के लिए नहीं जाएगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए भारत में प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के साथ साथ जब यहाँ पे व्यापार करने लगती है तो वो धीरे धीरे यहाँ के भारतीय राजाओं में बातचीत में हस्तक्षेप करती है, युद्ध भी करती है, कई सारी लड़ाइयाँ लड़ती है। और एक निर्णायक युद्ध होता है 1757 में प्लासी का युद्ध। 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। तो उसके बाद फिर बंगाल पे अंग्रेजों का सत्ता कायम हो जाता है। जब अंग्रेजों का बंगाल पे सत्ता कायम हो जाता है तो वो लोग भारत पे शासन करना धीरे धीरे तरफ से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब ये बात पता चलती है, जो कंपनी अभी सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जब वो भारत में व्यापार करने लगती के साथ साथ सत्ता भी स्थापित कर देती है, अपना शासन भी चलाने लगती है, तो जब ये बात ब्रिटेन तक पहुँचती है, तो ब्रिटेन की जो महारानी थी, या कह सकते वहाँ की जो पार्लियामेंट थी, सम्राट जो थे, उन्होंने क्या कर दिया कि कहा कि अब अगर ये आगे चल के मजबूत हो जाएंगे, तो उनको भी एक तरफ से कह सकते हो कि उनको डर था कि कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी आगे चल के हमारे ऊपर ही कोई हमारी व्यवस्था को ना हटा दिया जाए या हमें ही ना हटा दिया जाए पद से। तो उनको एक डर था, इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ कानून बना के यहाँ पर भेजने लगे। क्यों? ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी उसी कानून के दायरे में रहकर अपना काम करे। तो वो लोग जो कानून बना के भेज रहे थे, वो चाहे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, चाहे 1781 का संशोधन अधिनियम हो, जो भी कानून भेजा गया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भेजा गया था, वो भारतीयों के लिए नहीं भेजा गया था। और 1773 से लेकर के कह सकते हो आपकी 1853 का जो लास्ट कानून आता है, 1858 तक कह सकते हैं आप, ठीक है, वहाँ तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्राइवेट कंपनी रहती है वो भारतीयों पर शासन करती है। 1858 का अधिनियम जो आता है, भारत शासन अधिनियम, वहाँ से वहाँ की ताज हमारे ऊपर शासन करती हैं। तो हम लोगों ने इसमें कुछ कानून पढ़ लिया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया था, जिसमें हमने सारे पॉइंट्स देख लिया था। 1781 का संशोधन अधिनियम हो गया था सॉरी 1781 का जो संशोधन अधिनियम था, इसे सेटलमेंट नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो भी 1773 में कमियां थी उसी को सुधार करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया था। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना गया था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट तीसरे उस पे कानून पे, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बात आती है कि जो ये पिट्स था, ठीक है, जो कानून पे ही लिखा था अधिनियम। एक्ट का मतलब होता है अधिनियम, इसको इंग्लिश में एक्ट बोलते हैं और हिंदी में इसी को अधिनियम बोलते हैं, ठीक है। एक्ट का मतलब होता है कानून, नियम। अधिनियम मतलब जैसे कानून बन गया है, ठीक है। इसके बाद जो हम संसद पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि विधेयक, प्रस्ताव, बिल और अधिनियम में क्या डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पे आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि एक्ट को ही हिंदी में अधिनियम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स जो नाम पड़ा था वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के नाम पे पड़ा था। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट थे, तो उन्हीं के नाम पे उन्होंने ही वहाँ ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक कानून प्रस्तुत किया था, एक अधिनियम रखा था, एक प्रावधान रखा था, जिसकी वजह से वो जब पास हो गया था तो वो किसी के नाम पर रख दिया गया था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम ही था विलियम पिट के नाम पर, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, उनका नाम था विलियम पिट, ठीक है। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे विलियम पिट, उन्हीं के नाम पे, क्योंकि ये जो कानून था ये इन्होंने ही वहाँ के पार्लियामेंट पे रखा था, तो इसलिए पूरे कानून का नाम ही क्या रख दिया गया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट विलियम पिट के नाम पर हो गया। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि 1784 जो पिट्स इंडिया रखा गया है उसका नाम क्यों पिट्स पड़ा था, इंडिया पड़ा था।
जो यहाँ पे 1773 का कानून जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, उसमें एक था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट आप वर्ड में पकड़िए थोड़ा, रेगुलेट करने के लिए। इसका मतलब है कि 1773 जो कानून वहाँ की पार्लियामेंट पास करके भेज रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए भेज रही है, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा था। यहाँ पे जो कानून पड़ा वो विलियम पिट के नाम पे पड़ा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। अब इसमें समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने भारत में आई थी, वो अपना व्यापार आराम से कर रही थी, ठीक है, लेकिन वो भारतीय राज्यों के साथ लड़ाइयाँ भी कर रही थी, भारत के राजाओं के साथ युद्ध कर रही थी। क्योंकि वो युद्ध क्यों कर रही थी? क्यों चाहती थी कि जहाँ जिस क्षेत्र में हम व्यापार करें, आप ऐसे समझिए, आप एक व्यक्ति हैं, ठीक है, आप किसी देश में जाते हैं, या किसी मान लीजिए कि आप कहीं पे भी जाते हैं, आप यूपी के हैं, एमपी के हैं, बिहार के, किसी भी स्टेट के, लेकिन आप दूसरे स्टेट में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आप कोई वहाँ पे अपना उद्योग शुरू करना चाहते हैं, कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? या तो आप जमीन खरीद लेंगे, और अगर जमीन नहीं खरीदते हैं तो आप उसको लीज पे ले लेंगे, जिसको कहते हैं एक तरफ से किराए पे ले लेना। आप किराए पे जमीन लेंगे, लेकिन जिसकी जमीन रहेगी उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं कि जितना वो ब्याज मांगेगा, जितना वो किराया मांगेगा, आपको उसको देना पड़ेगा। सेम वही हाल जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी हो रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक यूरोप की कंपनी थी, ब्रिटेन की कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी। यहाँ पे जब भारत में प्रवेश करती है तो उसको एक ऐसा क्षेत्र चाहिए था जहाँ पे अपना कोठरी या कह सकते फैक्ट्री स्थापित कर सके। तो फैक्ट्री स्थापित करने के लिए उसको जमीन चाहिए। जमीन जो था वो राज क्षेत्र जो था किसी राजा के अंतर्गत आता था। जब राजा उसको वहाँ पे व्यापार करने की छूट देगा तभी वहाँ पर वो व्यापार कर सकता था। तो राजा व्यापार करने की छूट देता था, लेकिन उसके बदले वो क्या लेता था? पैसे लेता था कि आप व्यापार कीजिए, आप इतना किराया हमें दीजिए, और आपका जो भी मुनाफा होगा उसमें भी परसेंटेज वाइज तरफ से बंटवारा कर दिया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी मुनाफा जो भी कमा रही थी उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा उसको लग रहा था कि वो भारतीय राजाओं को दे रही है, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भारतीय राजाओं के पास जाए। वो चाहती थी कि हम स्वतंत्र रूप से व्यापार करें, हमारा पैसा या हमें कोई टैक्स ना देना पड़े, कर नहीं देना चाहती थी। बस इसी बात के लिए क्या कर दिया उसने, सोचा कि क्यों ना राजाओं अगर यहाँ के क्षेत्र पे हम कब्जा कर लें या अपना साम्राज्य का विस्तार कर लें तो हम आसानी से व्यापार कर सकते हैं। बस उसका एक ही मोटिव था। उसके बाद उसने क्या कर दिया कि जब कंपनी ने राजाओं के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया और काफ़ी सारे क्षेत्र जीत गई थी, तो वहाँ पे शासन भी अब डायरेक्ट, क्योंकि 1784 चल रहा है, बक्सर का युद्ध भी हो चुका है, प्लासी का युद्ध भी हो चुका है, इलाहाबाद की संधि भी हो चुकी है। तो अब क्या कर दिया गया था यहाँ पर, तो कंपनी की राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया। एक तरफ जहाँ पे अभी भी कुछ क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध कर रही है, तो जहाँ पे वो युद्ध कर रही है और व्यापार भी कर रही है, आप ऐसे सोचिए कि क्या युद्ध और व्यापार एक साथ चल सकता है? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी अगर अपना पूरा फोकस व्यापार पे लगा देगी तो मुनाफा कमाएगी, लेकिन अगर वो आधा दिमाग उसका लगा हुआ है युद्ध में, लड़ाई करने में, साम्राज्य का विस्तार करने में, ठीक है, तो क्या सही ढंग से व्यापार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। चाहे आप इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, अफगानिस्तान में जो तालिबान वाला मुद्दा था, रूस यूक्रेन का युद्ध जो था, तो क्या उस देश में इसकी वजह से कई सारे क्षेत्रों में महंगाई भी देखी गई थी। तो अगर कोई देश या कोई भी क्षेत्र, कोई कंपनी पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में पहले से इन्वॉल्व है, इसका मतलब युद्ध कर रही है, तो क्या वो स्वतंत्र रूप से व्यापार कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो यही समाचार देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आती है तो आपको क्या लगता है कि महारानी ने उनको ऐसे वहाँ की आज्ञा दे दिया कि आप जाइए व्यापार कीजिए? नहीं, उनसे कहा गया था कि आप जाइए पूर्व के देशों के साथ व्यापार कीजिए। उनका एक परसेंटेज पहले तय कर दिया गया था कि आप जो भी मुनाफा कमाएंगे आपको इतना पैसा हमें देना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पे हुआ था। तो ये जो पैसा वहाँ पे जा रहे थे सरकार के पास, वो कम होता जा रहा था पाउंड में। तो वहाँ की सरकार को लगा कि पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा मुनाफा कमाती थी, हमारे पास ज़्यादा पैसा आता था। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ निर्मित हो गई जिसकी वजह से वहाँ पर पैसे मतलब सही ढंग से व्यापार नहीं चल पा रहा है। तो जब एक पूरा सर्वे किया गया, पूरा कंक्लूजन निकाला गया, तो निष्कर्ष में क्या निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी दोहरे काम संभाल रही है। एक तो वो व्यापार भी कर रही है, दूसरा वो राजनीतिक कार्यों में, लड़ाई झगड़े में भी लगी हुई है, सैन्य और असैनिक शक्तियाँ भी इसी मतलब सब कुछ एक तरह से मैनेज कर रही है। तो 1784 का कानून पास करके भेजा गया और कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी की जो राजनीतिक कार्य, जो व्यापारिक कार्य, दोनों को अलग कर दो। इसका मतलब राजनीतिक का, लड़ाई झगड़े, प्रशासन, सारी चीज जो संभालने का काम होगा किसी कोई और संस्था करेगी, और जो व्यापारिक काम होगा, वाणिज्यिक कॉमर्शियल जो काम होगी, जो व्यापार वाले संबंधित काम है, वो कोई और करेगा। तो आपको बताया गया था 1773 में, इसको यहाँ पर हम समझा देते हैं। 1773 के कानून में बताया गया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की गई थी, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए थे जिसको निदेशक मंडल कहते थे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में टोटल 24 मेंबर थे। इन 24 में सदस्य जो थे वो 4 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल था, ठीक है। इनका काम क्या था कि पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना, ठीक है, सारे काम करती थी।
तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करती थी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अभी तक जो काम कर रही थी वो राजनीतिक और व्यापारी दोनों मामले काम कर रही है, लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थी, ठीक है, जिसकी स्थापना 1773 में किक एडोलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी, सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम कर दिया कि तुम सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक मामलों को देखो। इसका मतलब व्यापार से जुड़ी जो भी सारी चीजें हैं वो तुम देखो, ठीक है। लेकिन प्रशासन से जुड़ा, राजस्व वसूलने से संबंधित, सेनाओं से जुड़ा कोई मामला होगा, कहीं पे युद्ध करना है, क्या करना है, राजनीतिक जितने भी मामले होंगे उसके लिए एक नई संस्था का गठन कर दिया गया, उसका नाम रख दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे दो संस्थाएं बना दी गई, एक व्यापार करने के लिए और एक क्या कहते हैं राजनीतिक मामलों को चलाने के लिए, ठीक है। तो जो राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए बनाई गई थी उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, नियंत्रण मंडल कह सकते हो कि निदेशक, इसका नाम निदेशक मंडल था, इसका नाम नियंत्रण मंडल था। इसको आप ऐसे लिख भी दे रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को निदेशक मंडल कहते थे, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण मंडल कहते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए, आई होप आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे दो मामले अलग कर दिए गए। क्यों अलग किया गया? क्योंकि अब व्यापार करने में उतना मुनाफा नहीं कमा पा रही थी, तो जब कंक्लूजन निकाला गया तो पता चला था कि एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी दोहरे काम संभाल रही है, एक व्यापार भी कर रही है, एक युद्ध भी कर रही है। तो ये सोचा कि क्यों ना दोनों कामों को अलग कर दिया जाए, बंटवारा कर दिया जाए कि आप ये काम कर लो, आप ये काम कर लो, ताकि दोनों अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से काम कर सके। तो वही चीज यहाँ पे किया गया था, व्यापारी मामलों के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सौंप दिया, जो पहले से ही थी, लेकिन नई संस्था बना दी गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में कि किस कानून के तहत द्वैत शासन आरंभ किया गया था, तो आप बता सकते हैं द्वैत शासन व्यवस्था आरंभ कर दी गई थी। द्वैत शासन मतलब डायरकी, दोहरा शासन। आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे दोहरा शासन ही नहीं है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, एक आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। दोहरा शासन मतलब दो लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, दो व्यवस्था बना दी गई है जिसकी वजह से पूरे शासन व्यवस्था को चलाया जाएगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारी मामले, कमर्शियल मामले, सारे वाणिज्यिक मामले देख रहा है, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है सारे राजनीतिक मामले, प्रशासन का काम, सारे राजस्व वसूलने का काम, सैन्य असैन्य सारे मामले ये देख रहा है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसी को कहा गया था द्वैत शासन मतलब दोहरा शासन व्यवस्था, ठीक है, दो व्यवस्थाएं थी। नेक्स्ट आते हैं कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था। मैं जिस पॉइंट को गोला कर रही हूँ, आप लोग जब नोट्स बनाइएगा पहले चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। तो उसके बाद आते हैं कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था। अब इसको समझिए थोड़ा, कंपनी ने अभी तक भारत में जितने भी क्षेत्र को जीत लिया था, ठीक है, चाहे वो क्या कहते हैं साउथ का क्षेत्र हो, बंगाल वाला क्षेत्र हो, जो भी उसने क्षेत्र को जीता था, अभी तक उसको भारतीय क्षेत्र ही कहा जाता था, कोई अलग से नाम नहीं पड़ा था। बस ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतने क्षेत्र को जीता है। लेकिन इस कानून में ये क्लियर कर दिया गया कि जो भी कंपनी ने जिस भारतीय राजाओं को जीत लिया है, अब वो उस नाम से नहीं जाना जाएगा, बल्कि क्या कहा जाएगा, ब्रिटिश आधिपत्य का मतलब ऐसा क्षेत्र जिसपे ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य हो गया, अधिकार हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बार इसको नाम दिया गया था कि जमीन भारत की है, सब कुछ भारत का, लेकिन अब उसको जीतने की वजह से उसका नाम कर दिया ब्रिटिश आधिपत्य, ऐसा क्षेत्र है जिसपे अब ब्रिटिश सरकार का अधिकार हो गया है। तो पहली बार किस कानून के तहत किया गया था? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के अधीन क्षेत्र को, अधीन मतलब जो उसने जीता हुआ क्षेत्र था, उसको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। नेक्स्ट आते हैं इसमें जो पांचवा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और प्रशासन पर नियंत्रण मिल गया। अब इसको समझिए, जो ब्रिटिश सरकार जो पार्लियामेंट में कहाँ पर है, इंग्लैंड में, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी कार्य कर रही थी, जो भी प्रशासन चला रही थी, ठीक है, जो भी प्रशासन का काम कर रही थी, युद्ध कर रही थी, जो भी अपना यहाँ पे गतिविधियां कर रही थी, सब पे किसका नियंत्रण हो गया? ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया। इसका तो आप समझ पा रहे हैं कि कंपनी के हर एक काम पर वो नजर रखी हुई थी, और हर प्रशासन जो भी वो काम कर रही थी उस पर किसका नियंत्रण हो गया? ब्रिटिश सरकार का। कैसे? क्योंकि आप खुद सोचिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सौंप दिया गया व्यापारिक मामलों के काम के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया है, कह सकते हो कि राजनीतिक मामलों की बना दिया गया। लेकिन दोनों संस्थाएं बना कौन रहा है? ब्रिटिश सरकार बना रही है। नियुक्त कौन कर रहा है? ब्रिटिश सरकार कर रही है। इसमें 24 मेंबर रखे गए थे, और जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इसमें 6 मेंबर थे, 6 सदस्य थे। इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है क्योंकि थोड़ा था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 मेंबर थे, और इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर थे। यहाँ तक कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की ये भी शक्तियां दे दी गई थी कि जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, जो उस समय सबसे उच्च पद पे थे गवर्नर जनरल, उसकी भी नियुक्ति कौन करेगा? बोर्ड ऑफ, तो यहाँ पे कह सकते हैं गवर्नर जनरल की नियुक्ति बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगी।
ठीक है। गवर्नर जनरल की नियुक्ति बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगी। तो सोचिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कितनी सारी शक्तियां दे दी गई। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सारे मेंबर कौन नियुक्त कर रहा है? ब्रिटिश सरकार कर रही है। अभी तक गवर्नर जनरल की नियुक्ति जो थी वो ब्रिटिश सरकार वहां की करती थी, लेकिन अब डायरेक्ट कह दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगी। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर भारत में जो भी कंपनी कार्य करेगी डायरेक्ट, मतलब आप कह सकते हैं डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट पूरा नियंत्रण किसके हाथ में आ गया? ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया। अब कह रहे हैं गवर्नर जनरल, जहां पे मैंने जीजी लिखा है उसको इसमें समझ लीजिए कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, सिर्फ इसको कह दीजिए कि गवर्नर जनरल। ठीक है। गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट क्षेत्राधिकार का वर्गीकरण कर दिया गया। ठीक है, इसको ऐसे समझिए। अभी तक कई सारे ऐसे कामों में डिफाइन नहीं हो पा रहा था कि कौन सा काम बंगाल के गवर्नर जनरल करेंगे और कौन सा काम सुप्रीम के अधिकार क्षेत्र में आएगा, क्योंकि गवर्नर जनरल भी अपने आप में बहुत बड़ी नहीं थे और सुप्रीम कोर्ट के पास भी बहुत ज़्यादा पावर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट जो था एक तरफ से अंतिम न्यायालय नहीं था, प्रिय न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई फैसला अगर कहीं सुनाया जाता था तो इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल में फैसला होता था। अब यहाँ पे था कि कई बार दोनों की उसमें विरोधाभास हो जाता है। ठीक है, दोनों की आपस में शक्तियों का एक तरह से बंटवारा नहीं हुआ था सही ढंग से कि क्या काम सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आएगा और कौन से क्षेत्र का अधिकार जो है गवर्नर जनरल के पास आएगा। इसलिए दोनों में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता जाता था, विवाद होता था। जैसे आज के टाइम पे भी कुछ चीजें कार्यपालिका कर रही है, कुछ चीजें विधायिका हमारी कर रही है। ठीक है, सॉरी न्यायपालिका भी उसी में लगी हुई है। तो कई सारी ऐसी चीज थी उस समय भी, लेकिन इस कानून में क्लियर कर दिया गया कि गवर्नर जनरल के कौन कौन से काम होंगे। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट क्षेत्राधिकार, कहाँ कौन कौन से क्षेत्र का अधिकार वो रखती है, क्लियर कर दिया गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हमने आपको बताया था 1774 में की गई थी। ठीक है, अब आते हैं गवर्नर जनरल और इसकी 4 सदस्यीय परिषद की जगह 3 सदस्य कर दिए गए। इसको ऐसे समझना, 1773 के जो रिलेटिंग एक्ट आया था उसमें कहा गया था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल पहले कौन बने थे? वारेन हेस्टी बने थे। तो वारेन हेस्टी की सहायता के 4 और व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया। उसे कहा गया था गवर्नर जनरल की परिषद। ठीक है, तो वैसे ही कह रहा है कि जो वो 4 सदस्य 1773 में 4 सदस्य थे उनको अब क्या कर दिया, 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट में घटा दिया गया और टोटल 4 से 3 कर दिया गया इनको। ठीक है, इसको ऐसे समझ लेना कि गवर्नर जो इसके जो 4 सदस्य परिषद की नियुक्त की गई थी 1773 में, उसको अब 1784 में 3 व्यक्ति कर दिए गए, एक व्यक्तियों को हटा दिया गया। जिसने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है उसको आप देख लीजिएगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो इसका मतलब 1784 की पिट्स एंड एक्ट में सिर्फ इतनी बातें कही गई थी। आई होप आप लोग को अच्छे समझ आ गया होगा। पहला इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के नाम पे विलियम पिट का नाम पड़ा था। कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। तो व्यापारिक मामलों के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई थी। इसे कई कई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया था, नियंत्रण मंडल, वो राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया था। इसमें टोटल 6 मेंबर थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में टोटल 24 मेंबर थे। ठीक है, फिर इसी जो दोनों व्यवस्थाएं ला दी गई, दोनों संस्थाएं ला गई, इसीलिए इसको दोहरा शासन कहा गया, द्वैत शासन, डाई-आर्की। फिर कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था। इसको आप याद कर सकते हैं। फिर ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और प्रशासन पर नियंत्रण मिल गया था। मैंने अब अच्छे से बता दिया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति के बाद ही डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार यहाँ के क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाएगी। ठीक है, अभी सिर्फ इनडायरेक्टली जमा रही है। फिर 1858 के अधिनियम में कह देगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब शासन नहीं करेगी, शासन अब हम करेंगे। इसका तो डायरेक्ट उतर जाएगी शासन पे, लेकिन अभी वो इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के और गवर्नर जनरल के स्पष्ट क्षेत्र अधिकार बता दिया गया था कि कौन सा काम तुम करोगे, कौन सा काम हम करेंगे। गवर्नर जनरल इसके 4 सदस्यीय परिषद की जगह पे 3 सदस्य बना दिए गए। इसका मतलब एक को लोग को हटा दिया गया, घटा दिया गया। ठीक है, तो ये आपका था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब आते हैं 1784 के बाद 2 ही साल के अंदर, ठीक है, 1786 का अधिनियम भी आ गया। ठीक है, अब इसमें आता है कि बात क्या थी, 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल 1777 में वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। लेकिन गवर्नर जनरल नियुक्त होते टाइम पे इन्होंने 2 बातें कही थी कि जब ये गवर्नर जनरल नियुक्त की गई थी तो इन्होंने 2 शर्तें कह सकते हो, 2 बातें रखी थी कि हमें ये चीज, ये पावर शक्तियां चाहिए। तो कौन कौन सी मांगे रखी थी इन्होंने? पहला कहा था गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने और लागू करने का अधिकार मिलना चाहिए। अब इसको समझो, गवर्नर जनरल को, इसका मतलब कॉर्नवालिस को पता था कि गवर्नर जनरल के पद पे हम तो जा ही रहे हैं, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में, मतलब अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है भारत में या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो अपने परिषद के निर्णय को, परिषद कौन से, पहले 4 व्यक्ति थे, अब 3 व्यक्ति, वही जो 1773 में परिषद बनाया गया था 4 व्यक्तियों को, उसको घटा दिया गया तो 3 कर दिया गया है। कहा कि अपने परिषद के निर्णय को, इसका मतलब जो उनकी काउंसिल निर्णय लेगी,
एक गवर्नर जनरल और जो उनकी 3 और परिषद है, जो भी निर्णय लेगी उस निर्णय को निरस्त करने, इसका मतलब समाप्त करने का अधिकार गवर्नर जनरल के पास होना चाहिए। अभी तक क्या था, मेजोरिटी बेस होता था। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि आज के टाइम पे हमारे पार्लियामेंट में कैसा सिस्टम है, मेजोरिटी है, जिस तरफ मेजोरिटी ज्यादा रहती है वो बात मान ली जाती है। तो ये तो आज का सिस्टम है, उस समय भी वही चीज था। तो मान लीजिए गवर्नर जनरल 4 लोग थे, एक गवर्नर जनरल 5 व्यक्ति हो जाते थे। तो अगर किसी तरफ 3 लोगों ने हाँ कर दी या 3 लोगों ने इसके 2 लोगों ने इसके विपक्ष में, तो कोई भी बात नहीं मानी जाएगी। 3 लोगों की मेजोरिटी बेस जिसकी ज्यादा रहेगी उसकी बात मान ली जाएगी। ये तो वैसे सब जगह होता है, लेकिन अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है कि जो भी परिषद निर्णय लेंगे, मतलब एक तरफ से गवर्नर जनरल को वीटो पावर की बात कही गई है यहाँ पर, ठीक है, जिनको वीटो पावर दिया जाएगा कि वो अपने अपने परिषद द्वारा लिए गए निर्णय को बदलने का अधिकार रखते हैं। इसका मतलब कि अगर गवर्नर जनरल जो 3 परिषद है, क्योंकि 1784 में 3 लोगों को कर दिया गया ना, अगर 3 लोगों ने कह दिया ये चीज होगा और गवर्नर जनरल कह दिया नहीं होगा, तो इसका मतलब वो नहीं होगा। इनको वीटो पावर एक तरफ से दिया गया और लागू करने का अधिकार भी इनको मिल गया था। तो गवर्नर जनरल को यहाँ पे विशेष पावर दिया गया था। कौन बने इस विशेष पावर लेने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, दूसरा इनकी क्या बातें थी, दूसरी मांग क्या थी कि प्रधान सेनापति सत्य गवर्नर जनरल को दी जाए। अभी तक क्या होता था कि जो प्रधान सेनापति होता था, ठीक है, चीफ कह सकते हो कि आप जो सबसे उस सेना में जो सबसे उच्च पद होता था, ठीक है, उस वो पद अलग व्यक्ति को दिया जाता था, गवर्नर जनरल अलग होते थे। अब कह दिया गया कि गवर्नर जनरल का पद और जो प्रधान सेनापति होंगे दोनों को एक कर दिया गया। चीफ जो कमांडर होते थे उनको एक कर दिया गया। तो एक जो व्यक्ति, ठीक है, गवर्नर जनरल रहेगा वही व्यक्ति प्रधान सेनापति भी बनेगा। इसका मतलब अब सेना में कोई दूसरा व्यक्ति नियुक्त नहीं, मतलब प्रधान के पद पे नहीं होगा। आप ऐसे समझिए जैसे कहा जाता है कि भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है, पदेन सभापति होता है। तो वैसे ही जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पे बैठता है वही व्यक्ति राज्यसभा के सभापति पद पर बैठता है, उपसभापति नहीं, सॉरी। तो वही चीज यहाँ पे कहा गया कि जो व्यक्ति गवर्नर जनरल के पद पर बैठेगा वही वो प्रधान सेनापति भी बन जाएगा। तो ये 2 मांगे थी जो उनको दी गई थी। तो 1786 में बंगाल गवर्नर जनरल बनकर आए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसमें से कितने पॉइंट है। फिर आते हैं 1793 का चार्टर एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है आपका। 1793 के चार्टर एक्ट में क्या कहा जाता है कि जो व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, वैसे पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है आपके जितने भी लिखा है यहाँ पर। व्यापार के एकाधिकार को जो 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी पूर्व के देशों के साथ, उसके व्यापार के एक अधिकार को 15 वर्षों के लिए सिर्फ दिया गया था कि आप सिर्फ 15 वर्ष जाइए, उसके बाद दूसरी ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी व्यापार करने के लिए पूर्व के देशों में जा सकती है 15 साल तक। लेकिन ब्रिटेन की महारानी की डेथ हो जाती है और उसके बाद बैठते हैं जेम्स प्रथम, सम्राट जेम्स प्रथम पद पे। और 1609 में क्या कह देते हैं कि अनिश्चित काल के लिए हम बढ़ा रहे हैं इसको, मतलब कोई एक टाइम पीरियड नहीं बताया गया था कि कब कंपनी के व्यापार एकाधिकार को छीन लिया जाएगा। एकाधिकार का मतलब आप समझ लीजिएगा मोनोपोली, कि किसी एक व्यक्ति को पूरे राइट्स दे देना, अधिकार दे देना कि जब तक तुम इस क्षेत्र में काम करोगे कोई दूसरा उस क्षेत्र में काम नहीं करेगा। तो वही यहाँ पर इनको अधिकार ज्यादा मिल गया था कि व्यापार एकाधिकार के मतलब पूर्व के देशों के साथ व्यापार सिर्फ आप जाकर करिए, कोई दूसरी कंपनी व्यापार करने नहीं जाएगी। ये चीज मिला हुआ था जिसे 1609 में बढ़ा दिया गया था अनिश्चित काल के लिए। लेकिन अब इस कानून में कहा गया 1793 में कहा गया कि अगले और 20 वर्ष के लिए हम बढ़ा रहे हैं, मतलब इसमें और क्लियर कर दिया गया कि 1793 के बाद 20 वर्ष के लिए और व्यापार एकाधिकार को हम बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब 1813 तक हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। 1813 तक व्यापार में एकाधिकार में पूरी तरह से आप व्यापार कीजिए, कोई दूसरी कंपनी व्यापार करने नहीं आएगी ब्रिटेन की। तो इसमें कहा गया कि अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। फिर आते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाने लगा। इसको आप थोड़ा अच्छे समझिएगा। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे, ये जो 6 मेंबर थे, नियुक्ति कौन कर रहा है, ब्रिटिश की सरकार कर रही है। अब आप बताइए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं तथा उनके जो कर्मचारी हैं, ठीक है, मेंबर जो भी हैं, उनको भुगतान, उनको जो पेमेंट दिया जाता था, उनको जो एक तरफ सैलरी दी जाती थी वो भारतीय राजस्व से दिया जाता था, ठीक है। ये परंपरा 1919 ईस्वी तक चलती है। 1919 ईस्वी में इसको खत्म किया जाता है जब मांग उठती है कि आप सोचिए कि 4 साल के लिए नियुक्त हो रहे हैं लोग, ठीक है, उसके बाद ये वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो जो ये लोग व्यक्ति ये सैलरी लेकर कहाँ चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। तो भारत का पैसा विदेशों में जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे कर दिया गया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी सदस्य उनके कर्मचारी हैं उनको पैसा भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। लेकिन जब 1919 में इसको समाप्त किया गया था, ठीक है। ये 1919 तक चलती है। आप सोचिए 1793 में शुरू हुई और 1919 तक चलेगी, बहुत लंबी चलती है, बहुत ज्यादा पैसा भारतीयों का गया था। फिर तीसरा क्या था इसमें, मद्रास, ठीक है। आज का चेन्नई, कलकत्ता और बम्बई,
महानगर मतलब कि एक शहर से बाकी शहरों से थोड़ा बड़ा हो जाता है वो, इसलिए उसको महानगर कहा जाता है। ठीक है, शहर से थोड़ा बड़ा होता है। तो मद्रास वर्तमान के चेन्नई, कलकत्ता एवं मुंबई, जिसे मुंबई कहा जाता है, महानगरों के लिए नगर निगम की व्यवस्था के गठन की व्यवस्था की गई थी। किस कानून के तहत? 1793 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट याद रखना कि 1793 की जो चार्टर एक्ट आया था उसमें कहा गया था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को हम 20 वर्षों के लिए और बढ़ा कर रहे हैं। इसका मतलब 1813 में फिर कानून बनकर आएगा तो आपको बताया जाएगा कि आपके व्यापारिक अधिकार को हमने खत्म कर दिया या फिर अभी बने रहेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहा गया है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो भी सदस्य थे और उनके जो भी कर्मचारी थे, ठीक है, जितने मेंबर थे, उनको जो भी सैलरी दी जाती थी, जो पैसा दिया जाता था, जो पेमेंट किया जाता था, वो सब कहाँ से किया जाता था? भारतीय राजस्व से किया जाता था। ठीक है, इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी राज्यों को हड़प रही थी, जो भी राज्य क्षेत्र जीत रही थी, वहाँ की पूरी संपत्ति पे इसका अधिकार हो जा रहा था, तो उससे आप पेमेंट वहाँ पे किया जाएगा भारतीय राजस्व से। और भारतीयों का पैसा विदेशों में चल जाता था। 1919 में इसको समाप्त किया गया था। तीसरा इसमें क्या कह रहा है कि मद्रास, कलकत्ता और बम्बई 3 ऐसे महानगर थे जहाँ पे नगर निगम की व्यवस्था का गठन, नगर निगम के गठन की बात कही गई थी। ठीक है, महानगरों के लिए नगर निगम के गठन की बात कही गई थी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में 1813 का चार्टर एक्ट। तो हमने कौन कौन से कानून पढ़ लिए? 1773 का कानून रेगुलेटिंग एक्ट, नेक्स्ट इससे पहले हमने वीडियो में कवर कर लिया था। ठीक है, 1773 वाला। फिर 1781 का, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना गया, 1781 का संशोधन अधिनियम, वो भी हमने इससे पहले पढ़ लिया है। आज हम क्या शुरू किए थे? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में इतने ही पॉइंट हैं। ठीक है, और 1786 में 3 पॉइंट है जो आपके इंपॉर्टेंट है। 1793 में ये 3 पॉइंट है। अब नेक्स्ट चलते हैं कानून में 1813 में। तो एक बार रिविजन करा देते हैं। 1713 जो था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का संशोधन अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1786 का अधिनियम और 1793 में। तो 1700 में इतने कानून आए थे। अब आते हैं 1800 में। तो 1800 में पहला एक कानून था 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इसमें कौन कौन सी बातें थी? भारतीय कंपनी की व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे समाप्त, तो पूरा सेंटेंस नहीं लिखा, समाप्त कर दिया गया। जो बातें यहाँ पे कही गई थी कि व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों में बढ़ाया गया, तो आप जोड़ लीजिए 1793 से 1813 तक 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं समाप्त हुआ था। ठीक है, ये कहा गया था कि अब धीरे धीरे ब्रिटेन की और भी कंपनियां भारतीय क्षेत्रों में, पूर्व के देशों में व्यापार करने के लिए आना शुरू कर देती हैं। लेकिन कहा गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था। इसका मतलब समझिए, चाय जानते हैं, चाय पत्ती, जो आप लोग चाय पीते होंगे, तो चाय का जो व्यापार था, इसका तो चाय का जो उत्पादन किया जाएगा, चाय का जो भी कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, कहाँ पे भेजा जाएगा, किन देशों के साथ व्यापार होगा, ये सारा चीज, पूरा काम अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। इसका मतलब चाय वाले क्षेत्र में कोई दूसरी कंपनी इंटरफेयर नहीं कर सकती थी, कोई दूसरा उस व्यापार को नहीं कर सकता था। नेक्स्ट क्या? चीन के साथ, जो चाइना है, चीन देश है, उसके साथ व्यापार में जो भी व्यापार होगा, जो भी जिस सामान का होगा, सिर्फ चाय का नहीं, जिस भी सामान का व्यापार होगा, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इसका मतलब यूरोप की, या कह सकते हैं ब्रिटेन की जो भी कंपनियां भारत में प्रवेश कर चुकी हैं पूर्व के देशों के साथ, वो आएंगी, व्यापार करेंगी, लेकिन इन 2 क्षेत्रों में वो अपना कह सकते हैं कि अपनी पैठ नहीं जमा सकती, अभी उनको इसमें छूट नहीं मिली हुई है। तो इसको याद रखना कि 1793 में अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, और 1813 में एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन सिर्फ 2 क्षेत्रों को छोड़ दिया गया था। कहा गया था कि अभी भी हम आपको चाय के साथ व्यापार करना और चीन के साथ व्यापार करने की छूट पूरी तरह से दे रहे हैं, इसमें कोई और दूसरी कंपनी व्यापार करने नहीं आएगी। अब आते हैं नेक्स्ट, भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन की राजा की प्रभुसत्ता स्थापित कर दी गई। अब इस कानून में क्या कर दिया गया कि भारत में जो कंपनी शासित, भारत में जो भी क्षेत्र थे जिस पे ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, उस क्षेत्र में ब्रिटेन के जो राजा थे उनकी प्रभुसत्ता स्थापित कर दी गई। एक तरफ से बता दिया गया था कि यहाँ पर आप राजा, मतलब आप ऐसे समझिए कि राजा ने बता दिया था कि अब ये क्षेत्र हमारा है, ठीक है, शासन आप कर रहे हो लेकिन अब ये क्षेत्र हमारा है। तो एक प्रभुसत्ता बता दी गई थी कि हमको अधिकार मिल गया था कि ये क्षेत्र अब राजा का हो गया है। ठीक है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई 1813 में। अब 1813 से पहले जो हमारे यहाँ कई सारे धर्म हैं,
उस समय ईसाई धर्म जो था वो भारत में प्रवेश नहीं किया था। उससे पहले वहाँ के जो ईसाई मिशनरी थे, जो मिशनरी मतलब होता है जो धर्म प्रचार के लिए प्रचार करने के लिए जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो ईसाई जो मिशनरी थी वो भारत में अभी नहीं आ पा रहे थे 1813। लेकिन अब वहाँ की गवर्नमेंट ने कह दिया कि ठीक है आप जाइए भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, आपको पूरी छूट दी जाती है। तो ईसाई में कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कौन सा कानून था, तो 1813 में उन लोग को छूट दे दी गई थी। वहाँ की सरकार ने छूट दे दी थी कि अब आप भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने जा सकते हैं। तो यहाँ से ईसाई धर्म के लोग आना शुरू कर देते हैं। ठीक है, देखिए अब कई बार होता है कि क्या सिर्फ ईसाई धर्म को उससे पहले नहीं आए थे, अकबर के शासनकाल में भी ये थे। और क्या कहते हैं कि ईसाई धर्म का जहांगीर में, जब हम जहांगीर बारे पढ़ते हैं तो वहाँ पता चलता है कि जहांगीर के टाइम पीरियड पे भी कुछ पादरियों ने कोशिश की थी कि इनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। लेकिन देखिए वो आए थे, लेकिन डायरेक्टली नहीं कहा गया था कि आप जाके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। डायरेक्ट ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की छूट 1813 के कानून में ही दी गई थी। नेक्स्ट है क्या है, भारतीयों की शिक्षा एवं साहित्य पर पहली बार प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो भारतीयों की शिक्षा एवं साहित्य पर पहली बार कहा गया था कि 1 लाख रुपए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी खर्च करेगी। उसके बाद क्या गया, स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने एवं दंड का प्रावधान किया गया था। तो जो स्थानीय सरकार थी इसका तो अलग अलग क्षेत्रों में, वैसे गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी या गवर्नर जनरल की जो परिषद थी वो ऊपर थी, लेकिन स्थानीय जैसे आज के टाइम में मान लीजिए प्रधान होते हैं, स्थानीय सरकार में प्रधान हो गए, जिला पंचायत हो गए आपके, ठीक है, नगर निगम है, स्थानीय सरकार में आ जाती है सारी चीजें। तो ग्राउंड लेवल पे जो सरकार होगी, स्थानीय लेवल पे जो सरकार होगी, वहां की सरकार को ये परमिशन दे दिया गया कि आप वहां के व्यक्तियों से टैक्स वसूल सकते हैं। अगर कोई आपसे टैक्स नहीं दे रहा तो आप उनके पास जुर्माना लगा सकते हैं, दंड दे सकते हैं, जो भी चाहे वो कर सकते हैं। तो ये जो था भारतीय की शिक्षा और साहित्य पर पहली बार 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। तो इसके बारे में हम थोड़ा नेक्स्ट वाले जो 1833 कानून आएगा वहां पे अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, तो इतना ओवरऑल था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपका छूट रहा हो। मैंने ओवरऑल सारी चीजें कवर करा दी है आप लोग की। आप ये मत सोचिएगा किसी एक पर्टिकुलर किसी एक एग्जाम के लिए है। पॉलिटी अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, ठीक है, आप ये बताइए कि जब इस कानून में इतनी सारी बातें इंपॉर्टेंट है ही, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, एसपीएससी हो, या फिर आप कोई वनडे एग्जाम हो, अगर यू पॉलिटी अपने अच्छे से कवर कर लिए तो आपको कोई भी एग्जाम से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप पढ़ते चलिए, नोट्स बनाते चलिए और साथ साथ रिविजन करते चलिए। पर डे की क्लास अगर आप देखते रहेंगे तो पर डे आपका स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कंप्लीट होती जाएंगी और बर्डन भी नहीं आएगा। तो आप डेली का वीडियो पढ़ेगा, डेली का आप देखते चलिए, आपको खुद लगेगा कि 1-1.5 महीने के अंदर आपकी पूरी पॉलिटी कंप्लीट हो गई है। चलिए धन्यवाद। कल कुछ चीज़ें माइंड से स्किप कर गई थी, कुछ चीज़ें नहीं याद आ रही थी क्योंकि अभी क्लासेस स्टार्ट किया है, धीरे धीरे उसमें सुधार आ जाएगा। तो उसकी जो भी गलतियां हुई थी कल उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। आज हम लोगों ने अपना जो भी पढ़ा है इसका रिवीजन करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। धन्यवाद।